अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा इद्रीस है और मैं लिटरेचर वर्ल्ड में आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इंटरफेस और एंड फेज। इंटरफेस की हमने स्टेजेस पढ़ी थी। अब एंड फेज की आगे आपको मैंने कहा था कि दो स्टेजेस हैं, एक का नाम है माइटोसिस और दूसरी है मियोसिस। आज हम माइटोसिस को देखेंगे। माइटोसिस सेल डिवीजन की एक ऐसी टाइप है जिसमें पेरेंट सेल एक होगा और वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल विद सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन डॉटर सेल एज कंपेयर्ड इन पेरेंट सेल। मीन्स इसमें ये होगा कि एक ये हमारे पास पेरेंट सेल है, ठीक है, और ये जो दो बनाए हैं ये हमारे पास डॉटर सेल है। इसमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा और उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो सेम होंगे। इससे मुराद है कि अगर पेरेंट सेल हमारे पास हैप्लॉइड होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो डॉटर सेल होंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, मीन्स एन अगर है, एन कहते हैं 1n होता है हैप्लॉइड और 2n होगा डिप्लॉइड। अगर हमारे पास पेरेंट सेल हैप्लॉइड है तो हमारे पास डॉटर सेल भी हैप्लॉइड ही बनेंगे। ठीक है, मीन्स जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होंगे उतने ही डॉटर सेल में बनेंगे। और ये माइटोसिस होती है हमारे एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है, ये हमारे सोमैटिक सेल्स में भी होती है, सेक्स सेल्स में भी होती है। ठीक है, मीन्स ऑल जितने हैप्लॉइड में भी डिप्लॉइड में भी जितने भी हमारे पास सेल्स हैं सब में होती है माइटोसिस। माइटोसिस के आगे हमारे पास दो स्टेजेस हैं। ठीक है, एक का नाम है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी का नाम है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें एक सेल है और उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। और साइटोकाइनेसिस है, ये है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें एक सेल है और उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। पहले इसमें स्टेज आएगी कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, इसमें हमारे पास एक सेल है, कैरियन मतलब उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक सेल है और उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा। जब उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसके बाद फिर हम उसको मतलब फिजिकली तो वो जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसका, लेकिन फिजिकली वो इकट्ठा होगा तो न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद उसकी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी जिसको हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। अब हमने स्टार्ट करना है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होती क्या है? बेसिकली कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को, कैरियन का वर्ड निकला है न्यूक्लियस से। कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मीन्स हमने एक सेल है ना उसके न्यूक्लियस को हमने डिवाइड करना है। मीन्स अगर एक न्यूक्लियस है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है तो हमने उसको डिवाइड करना है। अब ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये एक न्यूक्लियस था, इसकी डिवीजन हुई और नेक्स्ट फर्दर ये दो न्यूक्लियस बन गए हैं, इसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस है। इसकी चार फेजेज हैं। फर्स्ट वन है प्रोफेज, उसके बाद आती है मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। ये चार फेजेस हैं। अब हम नेक्स्ट इन फेजेस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमने कैरियोकाइनेसिस की फेज पढ़नी है। फर्स्ट फेज को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है प्रोफेज। प्रोफेज में कुछ इवेंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, ये होते हैं मीन्स क्रोमोसोम अपीयर होता है ड्यू टू कंडेंसेशन एंड कॉइलिंग ऑफ क्रोमैटिन। जो सेल होता है ना प्रोफेज से पहले, ठीक है, उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो अपीयर नहीं होता, क्रोमोसोम पड़ा होता है वहाँ पे क्रोमैटिन की फॉर्म में। ठीक है, और जिस वो फॉर्म क्रोमैटिन की जिसमें क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम कंडेंस होता है ना क्रोमैटिन में जब कंडेंसेशन होती है तो फिर क्रोमोसोम अपीयर होते हैं। ठीक है, तो इस फेज में पहला इवेंट ये होता है कि क्रोमोसोम जो है वो अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा ये आता है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ना वो डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो आप ये सेल है हमारे पास, ठीक है, और ये उसकी न्यूक्लियर इन्वेलप है। न्यूक्लियर इन्वेलप वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के बाहर होगी। ठीक है, अब जब ये अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे करूँगी मीन्स ये डिसअपीयर होना शुरू हो गया, तो जब ये डिसअपीयर होना शुरू होगी तो जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और वो वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म हिस्सा और न्यूक्लियस का हिस्सा दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएंगे जब होगी हमारी न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपीयर होगी। तीसरा इसमें इवेंट ये होता है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना वो अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं सेल में। ठीक है, ये हमारे पास ये सेंट्रियोल्स की होती है शेप, इस तरह के होते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, जो सेंट्रियोल्स है ना वो अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और जो न्यूक्लियोलस होता है ना वो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है स्टार्ट होना। ठीक है, उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर होंगे वो ओरिजिनेट होंगे सेंट्रियोल से। ये जो सेंट्रियोल्स है ना इसके अंदर से कुछ फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। ये तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक होते हैं काइनेटोकोर और एक होते हैं नॉन पोलर। और पोल जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, अब इसकी डायग्राम की तरफ आएगा। ये हमारे पास एक सेल था, ठीक है, इसकी ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि क्रोमोसोम जो है वो अपीयर हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये क्रोमोसोम है वो अपीयर होने स्टार्ट हो गए हैं। पहले ये पड़े थे क्रोमैटिन की फॉर्म में, लेकिन अब ये अपीयर होने शुरू हो गए हैं।
बाद मैंने लिखा यहाँ पे कि न्यूक्लियर इनवेलप है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। ये न्यूक्लियर इनवेलप पहले इस्टेब्लिश थी, मीन्स ये पूरी ऐसे थी न्यूक्लियस के बाहर बनी, ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, ये डिसअपीयर होना स्टार्ट हो गई है और सेंट्रियोल्स हैं वो अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये सेंट्रियोल के सेट थे हमारे पास, ठीक है, अब ये अपने अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ये यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा और उसके बाद स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेटेड होते हैं सेंट्रियोल से। ये अब आप इस डायग्राम में देखेंगे, ये हमारे पास प्रोफेज की प्रॉपर डायग्राम है ये वाली, ठीक है। अब ये यहाँ पे सेंट्रियोल्स हैं, इसके अंदर से ये स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, क्रोमोसोम जो है वो क्या क्रोमोसोम है वो अपीयर हो गए हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोलस पड़ा होता है, वो न्यूक्लियोलस भी यहाँ पे डिसअपीयर हो जाता है। ये वाली जो डायग्राम है ये प्रोफेज की प्रॉपर डायग्राम है। इसमें जो ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स वो वाले माइक्रोट्यूब्यूल होंगे जो स्पिंडल फाइबर से निकलेंगे, सॉरी यहाँ से निकलेंगे, सेंट्रियोल से निकलेंगे और क्रोमोसोम के ऊपर और नीचे की तरफ होंगे, ठीक है। और काइनेटोकोर वो वाले माइक्रोट्यूब्यूल होंगे जो क्रोमोसोम के साथ अटैच होंगे, जिससे क्रोमोसोम जुड़ा होगा ना सेंटर वाले, वो होंगे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। और नॉन पोलर वो वाले माइक्रोट्यूब्यूल होंगे जो साइडों पे होंगे, ना ये क्रोमोसोम के इर्द गिर्द होंगे, ना इससे क्रोमोसोम जुड़ा होगा, लेकिन जस्ट ये क्या होंगे, दरमियान में होंगे, छोटे छोटे से होंगे धागे की तरह, ये होंगे नॉन पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास इसकी सेकंड फेज है जिसका नाम है मेटाफेज। ये बहुत ही सिंपल फेज है, इसमें बस आपने ये याद रखना है कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो अलाइन हो जाते हैं, अलाइन से मुराद एक सीक्वेंस में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखें पहले वाली पहले जो प्रोफेज हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें था क्रोमोसोम एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, मीन्स अलाइन नहीं थे, कोई सीक्वेंस नहीं थी उनकी, बस ऐसे ही पड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है वो एक प्लेट इस्टेब्लिश होती है जो किसकी वजह से होती है, क्योंकि क्रोमोसोम अलाइन है। अब ये क्रोमोसोम अलाइन है दोनों, ठीक है, और यही हमारे ये वाले होंगे हमारे पास, बाकी सारे इसमें स्पिंडल फाइबर वही होंगे, सेंट्रियोल्स भी वही है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आगे डिवीजन की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये सेल जो है वो डिवाइड करेगा, एक पेरेंट सेल है, ठीक है, उससे दो डॉटर सेल बनेंगे हमारे पास। अब इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट या इसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। वो प्लेट जिसमें क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं उसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट हमारे पास है एनाफेज। एनाफेज को हम मोस्ट क्रिटिकल फेज कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम को इंश्योर करती है डॉटर सेल में, मीन्स ये बताती है कि पेरेंट सेल से जो हमारे पास डॉटर सेल बनेगा उसमें कितने कितने क्रोमोसोम के नंबर जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है क्रोमोसोम, ठीक है, और ये सेंटर से यहाँ से सेपरेट होता है और ये ऐसे अलहदा हो जाता है, ठीक है, अलहदा होता है। ये मैंने इस डायग्राम में बनाया है, हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर की जो लेंथ होती है ना वो भी शॉर्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि क्रोमोसोम पहले यहाँ पे थे सेंटर में, लेकिन क्रोमोसोम अब दरमियान से क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। क्यों हुआ है, क्योंकि इन्होंने नेक्स्ट आगे अपने मीन्स अपने डॉटर सेल में जाना है, ठीक है, तो हाफ करेंगे तो ही क्रोमोसोम जाएंगे डॉटर सेल में। अब ये सेपरेट होके अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ऊपर जो क्रोमोसोम था ये भी सेपरेट हुआ है और इसके क्रोमैटिड अपने अपने इस करना शुरू हुए अपने पोल्स की तरफ, ठीक है, और ये भी अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गए हैं। ये थी हमारी एनाफेज। ये फेज जो होती है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि अब देखिए हमारे पास अगर क्योंकि जो कुछ आपने पढ़ा है हमारे ह्यूमन्स में कैसे होते हैं, कुछ जो चाइल्ड होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है, वो क्यों होते हैं, क्योंकि या तो उनमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला जाएगा, ठीक है, या उसमें एक क्रोमोसोम कम चला जाएगा। वो कैसे जाते हैं ये देखिए यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसमें ये क्रोमोसोम थे इस तरह से, ठीक है, दो क्रोमोसोम है, ठीक है, और अगर ये क्रोमोसोम सेपरेट ना हुए, अब इनको चाहिए कि एनाफेज में ये क्या हो, दोनों के दोनों क्या हो, सेपरेट हो, मीन्स ये इस तरफ जाए और ये वाला इस तरफ आए। लेकिन अगर हो के नीचे वाला क्रोमोसोम सेपरेट ही ना हो तो जो नेक्स्ट डॉटर सेल बनेगा ना, यानी कि जो दो डॉटर सेल बनेंगे उसमें एक क्रोमोसोम तो जाएगा ये वाला, दूसरा क्रोमोसोम भी जाएगा ये वाला, लेकिन जो ये वाला क्रोमोसोम है जो सेपरेट ही नहीं हुआ, ये या तो इसमें भी जा सकता है और इसमें भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये इसमें चला गया, ठीक है, तो ह्यूमन्स में हमें चाहिए कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 46 क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला गया है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 47 क्रोमोसोम, और यहाँ पे भी हमें 46 क्रोमोसोम चाहिए,
लेकिन यहाँ पे एक क्रोमोसोम कम आ गया है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 45 क्रोमोसोम। तो इस तरह से ये क्रोमोसोम की डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है, यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट ही नहीं हुआ है। तो जो हमारे पास जो डॉटर सेल बनेंगे वो भी एबनॉर्मल बनेंगे, क्योंकि क्यों बनेंगे, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम की नंबर इसमें ज़्यादा चला गया और एक में कम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी लास्ट फेज है जिसका नाम है टीलोफेज। ये प्रोफेज का रिवर्स है, मींस जो हमारे पास इवेंट्स प्रोफेज में होंगे ना उससे उल्टा होगा। यहाँ पे प्रोफेज में हमने पढ़ा था कि हमारा जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ना वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखिए हमारा जो न्यूक्लियर इन्वेलप है मींस वो इन्वेलप या वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के बाहर होगी वो दोबारा से रीअपियर हो जाए, ठीक है। और पोल्स हमने बनाए थे वहाँ पे प्रोफेज में, ये कि यहाँ पे पोल्स जो है वो वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और न्यूक्लियोलस यहाँ पे दोबारा अपीयर हो जाएगा, और मेटाफेज प्लेट जो हमारी बनी थी वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें आप, मैंने आपको ये हमने जितनी भी फेजेस पढ़ी हैं वो सारी पढ़ी हैं हमने कैरियोकाइनेसिस की, मीन्स मैंने आपको कहा था कैरियोन कहते हैं न्यूक्लियस को। तो ये जो डिवीजन है ये न्यूक्लियस की डिवीजन थी। अब हमारे पास एक सेल था, ठीक है, हमने उससे फर्दर 2 सेल बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे जब दो सेल्स हमने बनाए हैं ना तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस की डिवीजन है, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस की डिवीजन है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्रोमोसोम जो है ये डॉटर सेल में भी इतने ही आए थे और पेरेंट सेल में भी इतने ही थे हमारे पास, ठीक है। तो ये सेम नंबर ऑफ डॉटर सेल है, और हमने कहा था कि हमारे पास 2 डॉटर सेल बनेंगे माइटोसिस में। ये माइटोसिस यहाँ पे होती है, माइटोसिस की कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे एंड हुई है, ठीक है। और हमारे पास जो है 2 डॉटर सेल बने हैं, लेकिन अभी जस्ट इनके जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट है। अभी इसका ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म अभी तक सेपरेट नहीं हुआ। तो साइटोप्लाज्म इसका सेपरेट करने के लिए हम इसकी नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे जिसका नाम है साइटोकाइनेसिस। उसमें साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो जाएगा और हमारे पास प्रॉपर जो है 2 डॉटर सेल बन जाएंगे।